विश्व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, एक बच्चे के बारे में अगर हम चर्चा करें, जिस बच्चे को स्कूल में बाहर बिठाया जाता है, उस बच्चे को मटके का पानी नहीं पीने दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति से उभर कर अगर एक बच्चा विश्व में ऐसी कृति लिखता है जिसका पूरा विश्व गर्व महसूस करता है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हमारे बच्चों के साथ में इतनी सुख सुविधा होने के बाद में भी हम अव्वल दर्जा नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन उस परिस्थिति में जब हमें स्कूल में बैठने भी नहीं दिया जाता था, हमें पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, सार्वजनिक जगहों से हमें भगा दिया जाता था, ऐसी परिस्थिति से उभर कर विश्व की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके देश का सबसे बड़ा, यहाँ के विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखना बहुत बड़ी चुनौती है। कई प्रकार की तमाम महामारियाँ फैली थी, बीमारियाँ फैली थी, पाखंडवाद फैला था, ऐसी कई प्रकार की चीज़ों से उभर कर इस देश को सबसे बड़ा संविधान देना है, विश्व को एक ऐसी कीर्ति देना जिसका आज पूरा विश्व की जयंती मना रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे तमाम विद्यार्थी इस महापुरुष की एक एक लाइन को अगर पढ़े तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बच्चे उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। जिन लोगों ने इनका आजीवन विरोध किया, जिन लोगों ने बाबा साहब का आजीवन विरोध किया, वही उनको पढ़कर IAS और IPS बन रहे हैं। लेकिन हमारे समाज और हमारे तबके के जो लोग हैं उनके बारे में उनकी जयकारा भी नहीं लगा। ये बड़ा थोड़ा सोचनीय विषय है। आज की तमाम प्रकार के लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन हम हमारे भाई इतनी कम तादाद में इकट्ठे हो पाते हैं कि हमारे बीच में साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे बीच में इस विश्वविद्यालय इस कॉलेज से निकले हमारे भाई नीलेश सापले, जिन्होंने इस कॉलेज में सबसे पहले बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वो आज हमारे बीच में है। भाई नीलेश सापले का बहुत बहुत हार्दिक इच्छा रहती है कि ये जो कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है, कभी रुकना नहीं चाहिए। हम रहेगा रहे, लेकिन हमारे जितने भी जो भाई हैं वो इस कारवां को आगे बढ़ाते रहे। आज हम हैं, कल हम चले जाएंगे, उसके बीच में इसीलिए हम लोग चाहते थे कि हमारे जो नए साथी है, जो नए विद्यार्थी है, वो इस कारवां को आगे बढ़ाए और आप लोगों ने उस कारवां को बरकरार रखा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा, बाबा साहब ने बहुत सारी कृतियाँ लिखी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं RBI जो है वो बाबा साहब की एक पुस्तक द रूपी प्रॉब्लम, उस पुस्तक के तर्ज पे ही इस देश को RBI मिला है। यानी कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वो भी बाबा साहब के अनुसार ही चलती है। यानी कि इस देश की न्याय व्यवस्था है, कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है। अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो ये जो ढंग जो ढांचा था वो वैसा का वैसा ही रहता, कोई दलित रहता, कोई शूद्र रहता, कोई ब्राह्मण रहता, कोई क्षत्रिय रहता, वैसी अवस्था में पड़ा रहता। अगर इस पूरे समुदाय को, इस प्रकृति पे जितना भी जो समुदाय है उसको एक जगह पे अगर किसी ने लाने का काम किया है वो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कई ग्रंथ लिखे गए, कई भगवानों के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसी व्यक्ति ने ऐसा लिखा है कि आप सब इस प्रकृति के मानव निर्मित जो जीव हो सब एक समान है। ये प्रकृति आपसे कभी भी भेदभाव नहीं करती। वो ग्रंथ है हमारा संविधान, जिसमें आपको उच्च नीच का सारा भेदभाव खत्म कर दिया और आपको एक इंसान बना दिया। तो साथियों, हम उस महापुरुष की आज हम जयंती मना रहे हैं और यहाँ से हम निकलेंगे, पैदल मार्च करेंगे और हमारे बीच में अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी हमारे साथी अम्बेडकर विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी उन्होंने भी अच्छा प्रोग्राम रखा है और हम DJ के माध्यम से यहाँ से हम चलेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जितने भी जो विद्यार्थी उनमें एक उमंग आना चाहिए, उनमें आज एक जोश जुनून आना चाहिए। भले ही हमारे परसेंट 33% हो गए, लेकिन हम पास हो गए, खुशी की बात है। हमारे परसेंट भले टॉप लेवल पे नहीं रहे, लेकिन
जो एक विद्यार्थी का जीवन होता है निरंतर संघर्ष करना। आज अगर हमारे 33% बने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कमजोर हैं। हमने इतनी मेहनत करी कि हम पास हो गए। आज पास होना भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई हमारे लिए। आज SC/ST के बच्चों का जीवन यूँ सोचो कि एक खतरे की कगार पर है, यानी कि लास्ट मैदान पर है। हर प्रकार की विपत्ति उनको घेरे रखी है और ऐसे बीच में अगर हम हमारे महापुरुषों के संघर्ष के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हम निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये बहुत ऊर्जावान पुरुष है और अगर इनको हमने पढ़ लिया तो दोगुनी गति से हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तभी जाके हम हमारे संघर्ष को और बेहतर कर पाएंगे। जितना हम पढ़ नहीं पा रहे ना उसको डबल स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी राहुल भाई ने बताया कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। हमें तो हमारी खुद की भाषा सही से नहीं आती, 9 भाषा हम कब सीखेंगे, लेकिन जो है उसको हम और कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं इस बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। साथियों देखो, बाहर हेनरी फोर्ड का एक मैसेज लिखा हुआ है। अभी मैं बाहर गया तो उनका एक मैसेज है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि साथ होना एक शुरुआत है। क्या कहा कि साथ होना एक शुरुआत है, साथ रहना एक प्रगति है, साथ रहना एक प्रगति है और साथ कार्य करना एक सफलता की कुंजी है। तो सबसे पहले उनका यही कहना था कि अगर आप जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी एक वो तरीका है कि हमारी जितनी भी जो कमियां हैं, जो एक हिचकाहट है, वो हम बेहतर कर सकते हैं एक दूसरे को पूछ के, एक दूसरे को समझ के। तो वही चीज़ है कि हम कहाँ कमज़ोर हो रहे हैं और कैसे कमज़ोर हो रहे हैं, ये अपने आप को नहीं पता चलेगा। एक दूसरे से हम पूछेंगे, एक दूसरे के बारे में हम जानेंगे और एक दूसरे का तरीका जानेंगे कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी सामने उभर कर आती है और उसका हम आकलन कर सकते हैं कि हमारे में ये त्रुटियाँ हो रही तो हम इसका सुधार कर सकते हैं। साथियों, बाबा साहब के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने अभी तक क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, ये मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि वो तो महासागर है, उनके बारे में तो हम कैसे भी कभी भी कैसे भी कुछ करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि इतने संघर्ष के बावजूद भी हमारे बच्चों को एटीकेटी आ जाती है, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद में भी उनको एटीकेटी आ जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पास नहीं हो पा रहे हैं, हम भी नहीं पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ में ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई है और जिम्मेदारी के साथ में पढ़ाई करना बहुत चुनौती भरा। आज हमारे बीच में सुशील परमार भाई ने नेट निकाला है, तो उसको भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हम समाज में काम करते हैं तो हम पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमको समय को स्टेबल करना पड़ेगा, समय और हमारे काम को एक रूटीन में लाना पड़ेगा, तभी जाके हम उधर एजुकेशन लेवल में भी कुछ हासिल कर सकते हैं और समाज में भी। और इसका कतई मतलब नहीं है कि जो पढ़ाई करेगा वो समाज सेवा नहीं कर सकता है और जो समाज सेवा करता है वो पढ़ाई नहीं कर सकता। दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और बाबा साहब ने भी वही किया। क्या बाबा साहब ने धरना प्रदर्शन नहीं किया? क्या बाबा साहब कभी जेल नहीं गए? बाबा साहब का कतई ये उद्देश्य नहीं था। अगर आपको राजनीति करना है तो आप पढ़ाई के साथ में राजनीति भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई के साथ में नौकरी भी हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ में आप समाज को भी समय दे सकते हैं। लेकिन कैसे दोगे इसको? हमको हमारा समय जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे करना है? आज हमारे बीच में कई ऐसे हमारे भाई लोग बैठे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। आज नीलेश भाई ने दिन रात मेहनत किया। अगर हम समाज में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये उनका ही दर्जा है। उन्होंने दिन रात मेहनत करी, दिन रात वो लगे रहते थे। उसके बाद में भी उन्होंने एमपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया और आज हमारे बीच में एमपी पुलिस बनकर ही हुआ है। उनको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। साथियों, ऐसा है कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो समाज को ऐसा बताते हैं कि यार आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे, मुझे एक बात बताओ, क्या पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही है नौकरी पाना ही? हमारे माता पिता ने सिर्फ इसलिए नहीं हमें पढ़ाया कि बेटा पढ़ लिख के आप नौकरी ही हासिल करो, और पढ़ाई का ये उद्देश्य कभी भी नहीं है। किसी भी राइटर ने ये परिभाषा नहीं लिखी है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको नौकरी पाना है। मैं तो किसी भी बुक में नहीं पढ़ा।
कि शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि आप नौकरी पाओ। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि हमारे नॉलेज को बढ़ाओ, हमारे सोसाइटी में जो अत्याचार शोषण हो रहा है आप उनकी दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनो, जो गलत हो रहा है उसका सही आकलन करके उसका विरोध करो। शिक्षा का उद्देश्य ये कभी नहीं रहा कि आप नौकरी पाओ। ये हमारी मेंटेलिटी और हमारी थिंक है कि हम शिक्षा हासिल कर लेते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नौकरी के पीछे भागते हैं। नौकरी एक जीवन जीने का सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन शिक्षा ऐसे एक चीज है कि आप ज्ञानवान बन जाओगे तो आपको नौकरी की भी जरूरत नहीं। देखो, शिक्षा हासिल करने के बाद में आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक काउंसलर बन सकते हो, एक आप मोटिवेशनल काउंसलर बन सकते हो, आप सलाहकार बन सकते हो, आप खुद का एक बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हो, आप लीडर बन सकते हो, आप लीडरशिप कर सकते हो, समाज में आप एक अच्छा पद पा सकते हो, बहुत सारी चीजें। अब इसका मतलब तो ये नहीं रहा कि सिर्फ हम एजुकेटेड हो गए तो सिर्फ हम जो भी करेंगे बाकी चीज कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ लोगों के बहाने हैं, विद्यार्थियों के बहाने हैं। देखिए, जो अन्य सोसाइटी के जो लोग हैं, प्रकृति पे तो सब समान लगे, लेकिन जिन्होंने सोसाइटी बना दी, जिन्होंने वर्ग संघर्ष हमारे बीच में खड़ा कर दिया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दी, ये उन लोगों की मेंटेलिटी है कि इस तबके के लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इस विश्व को सबसे महान और लिखित संविधान देने वाला सबसे निचले तबके का व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस देश से पाखंडवाद को खत्म करने के लिए किसी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी, तो वो माली समाज के ज्योतिराव फुले जी। उन्होंने पूरे देश से पाखंडवाद को खत्म कर दिया। जिन्होंने रामायण को गलत साबित कर दिया, पेरियार रामास्वामी, जो कि दक्षिण भारत के शुक्राचार्य कहे जाते हैं, उन्होंने कोर्ट में साबित कर दिया कि ये ग्रंथ इससे सोसाइटी और समाज का कोई भला नहीं होता। उन्होंने साबित कर दिया। हमारे महामानव रॉबिन हुड, टंट्या भील, जिन्होंने टूटी फूटी बंदूक पे अंग्रेजों के छिक्के छुड़ा दी, लेकिन बात हो कि देश में चर्चा होती, जिन्होंने नाखून भी नहीं कटाया उनको शहीद का दर्जा दिया जाता। बिरसा मुंडा, एक 25 साल की उम्र का लड़का, जिसको ऐसी मौत दी गई जिसके बारे में हमें सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों ने चिमटे से उनकी चमड़ी नोची। आज देखो, हमारे 25 साल के नौजवान फेसबुक व्हाट्सएप पे दीवाने हो रहे हैं। उनको समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, हमारे समाज का एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, हमारी माता बहनों की स्थिति क्या है। आज लड़कियां कॉलेज में आने से डरती है, लेकिन वही लड़की अगर उनके हमदर्द बन जाए, उनकी सुरक्षा बन जाए, तो वो उन पे आंख उठाकर नहीं देख सकते। उस महापुरुष ने हमें इस जमीन का संवैधानिक हक अधिकार दिलाया, भूमि संपादन एक्ट लागू करवाया। वो तो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने ये जो जमीन है वो हमें देके चले। ऐसा ही इतिहास में या ऐसे ग्रंथों में कौन सा महापुरुष है जिन्होंने हमें जमीन दिलाई? वो जमीन के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। वो मरते रहा, उसकी चमड़ी लोग नोचते रहे, पुलिस वाले नोचते रहे। उसने लास्ट तक यही कहा कि ये जमीन मेरी है और इसे हम लेकर आए। और उसने ये भी कहा कि मोड़ा माटे मोरो राज, यानी कि हमारे देश में हमारा राज था। लेकिन आज समाज के चंद नेता, जो कि आज हमारे समाज और सोसाइटी में इतने बड़े अत्याचार और शोषण होते हैं, तब भी चुप्पी साध के बैठे। और बाबा साहब का जो इशारा था, तो इसका मतलब इस इशारे का हम लोग मतलब अभी तक नहीं समझ पाए। उन्होंने ये कहा कि अंधकार और पाखंडवाद के मंदिरों से निकलकर आप लोकतंत्र और प्रजातंत्र के इस मंदिर में पहुंच गए, जहां पर इस देश की नीति बनती है, आप लोगों के लिए नीति निर्धारण का कार्य होता है। आप संसद भवन पहुंचिए, वहां जाके आपका उद्धार का द्वार खुलेगा। लेकिन ये पहुंचे 70 साल के दशक में, हमारे लोग पहुंचे, लेकिन आंख पर और कान में सब पट्टी बांध के गए, मुंह पर लगाम बांध के गए। आज लोगों ने कोरोना के डर से मास्क लगा लिए, लेकिन उन्होंने तो बरसों से मास्क लगा लिया सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। अगर यही लोग सोसाइटी में सही तरीके से काम करते, तो आज हमारा एजुकेशन स्टेटस अच्छा रहता, हमारा हेल्थ अच्छा रहता, हमारी सोसाइटी अच्छी रहती।
आज भी हमारे लोगों को नक्सलाइट बोला जाता है, हमारे लोगों को देशद्रोही बोला जाता है, हमारे लोगों को आतंकवादी बोला जाता है। जबकि इस देश में कानूनन रूप से अगर कोई इस देश का प्रथम व्यक्ति है तो वो है इंडियन ट्राइबल, भारतीय आदिवासी लोग, जो कि इस भूभाग पहले इस भूभाग का जब निर्माण हुआ, उस भूभाग का निर्माण होने से लेकर अभी तक इस देश का संवैधानिक रूप से रिसर्च के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से अगर पहला कोई व्यक्ति है तो वो यहाँ के आदिवासी लोग। कैलाश बना महाराष्ट्र सरकार 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है कि ज्ञानसुधा मिश्रा और मार्कंडे काटजू जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने जजमेंट दिया नंदाबाई भील के, जो उनका वहाँ के महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने उनका रेप किया, बलात्कार किया और उनको नंगा करके पूरा महाराष्ट्र में एक जो गांव है वहाँ पर उन्होंने उसको नंगा घुमाया। उसमें जब ये जजमेंट आया नंदाबाई भील को लेकर, तब उन्होंने कहा कि यहाँ के 90